चलो जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 20 में से 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो ये 8 मार्क्स का चैप्टर है हमारे पास। 20 मार्क्स का आपका पार्ट बी आता है, उसमें से 8 मार्क्स का ये आपका चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो इसका डिवीजन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स का एक प्रॉपर क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो बुक थी, ये बेसिकली ये बुक ही इसी चीज के ऊपर है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हो, जिसमें आपने कॉमन साइज वाले सारे आपने काम किए, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाई, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाई, अकाउंटिंग रेशियोज आपने निकालने सीखी, इतनी सारी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये हमारे जो बिजनेस चल रहा है इसमें कैश का फ्लो कैसे हो रहा है। कैश का फ्लो कैसे, फ्लो का मतलब क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों। तो यहां पर ये भी हमारा है एक टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और ये बनाया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है क्या ये स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट शोज द कैश फ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश तो आपको पता ही है, प्योर आपकी कैश की फॉर्म, कैश इन हैंड जो होता है बेसिकली आपका। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है विच इज इक्विटेबल टू द कैश, लाइक कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और ये हम लोग काउंट करते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप इस स्टेटमेंट को बनाते हो। ठीक है, आप इसके अंदर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखोगे फ्रॉम द 3 एक्टिविटीज। ऐसा कहा जाता है कि हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, हमने उनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। और पहली कैटेगरी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी कैटेगरी का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी कैटेगरी का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये 3 वही लीड रोल्स हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जहां पर आप वो सारे काम करते हो जिससे आप एक्चुअल में रेवेन्यू अर्न करते हो। रेवेन्यू मतलब पैसा आता है आपके पास। जैसे कि अगर मैं इनफ्लोस की बात करूं कि वो कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं जिनसे आप कैश का इनफ्लो जनरेट करते हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा इनफ्लो का जो आपका पॉइंट है वो है कैश सेल्स। आपने अपना सामान बेचा, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है भाई? आप जिस चीज का काम करते हो आपको वहीं से पैसा मिल रहा है, आप अपना सामान बेचकर पैसा कमा रहे हो, तो कैश सेल्स। प्लस ऐसा भी हो सकता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। आपने उधार में सामान बेचा होगा तो आपको आपकी उधारी का पैसा वापस मिल गया, डेटर्स से पैसा की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे, डेटर्स आपके ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स यहाँ पर आ गया। चलो, आउटफ्लो के क्या रीजंस हो सकते हैं भाई? पैसा बाहर क्यों जा रहा है? हो सकता है आपने रॉ मटेरियल खरीदा, कैश परचेजेस हुई हो, आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दियो, कैश पेड टू क्रेडिटर्स हुआ हो, आपने रेंट पे किया हो, भाई आपकी फैक्ट्री में आप काम करते हो तो रेंट पे करते हो, उसके अलावा आप अपने यहाँ पे वर्कर से एम्प्लॉय से काम कराते हो तो उनको सैलरी देते हो। देखो, ये वो सारी एक्टिविटीज का इनफ्लो और आउटफ्लो है जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से जुड़ा है, जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे जुड़ा है। आप काम कर रहे हो तो काम करते टाइम ये खर्चे तो आपको करने पड़ेंगे ना, और खर्चे करोगे तो ये इनकम जनरेट होगी आपको, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट आप कहां करते हो? फिक्स एसेट्स में या इन्वेस्टमेंट में, जो आप किसी के शेयर्स खरीद लिए, किसी के डिबेंचर्स खरीद लिए, किसी के बॉन्ड्स खरीद लिए, यानी कि डिस्पोजिशन ऑफ योर इनकम है। और वो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम किसके अंदर है? फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स और द इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं तो इन्वेस्टिंग के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या सोर्स हो सकता है? तो भाई देखो, अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हो, पहले मैं आउटफ्लो की बात करूंगी। पैसा जाएगा कब? जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो पैसा, तो पैसा जाता है ना आपके पास से। तो बेसिकली जब आपने परचेज किया होगा फिक्स्ड एसेट्स को, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, पैसा गया ना आपके पास, आपने पैसा लगा लिया ना अपने बिजनेस में फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। उसी तरीके से अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वालों की बात कर रही हूँ, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रहे हो, डिवेंचर्स खरीद रहे हो, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट में तो काउंट होता है, तो ये आपके आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करती है।
अच्छा, ये फिक्स्ड एसेट टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इनफ्लो की बात करूं तो इन्हीं एसेट को अगर आपने बेच दिया हो तो पैसा वापस आ जाएगा। अगर आपने इसी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया हो तो पैसा वापस आ जाएगा। अच्छा, आपने फिक्स्ड एसेट अपना खरीदा और आपने अपनी उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, तो रेंट आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्या रेंट रिसीव करना आपके बिजनेस ऑपरेशन का काम है? बिजनेस ऑपरेशन एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। हाँ। वो आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपने वो इनकम जनरेट करी ना। तो अगर कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो रेंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट हम नॉर्मली करते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है। अगर आपने किसी के शेयर्स खरीदे होंगे तो उसके ऊपर आप डिविडेंड रिसीव करोगे, तो ये सारे इनफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वेस्टिंग की बात कर रही हूँ, बिल्कुल लॉजिकली समझना चीजों को। इन्वेस्ट कर रहे हो आप, पैसा कहीं लगा रहे हो, और वो पैसा लगना होना चाहिए अदर देन योर बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग। देखो, फाइनेंस हमेशा रिप्रेजेंट करता है हाँ मनी को, ठीक है। मतलब आप अपनी पैसों की समस्या का समाधान कर रहे हो यहाँ पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है आपको ऐसे इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में जानना है जिसकी वजह से आपकी कंपनी में पैसा आता है और जाता है। और देखो, फाइनेंस के हमारे पास दो ही सोर्सेज हैं, एक तो ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। या तो हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं या हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, चाहे वो बैंक से लोन ले लें चाहे डिबेंचर्स के थ्रू ले लें। तो जब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात होगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगा हमारी किस चीज की नीड को, हमारी फाइनेंस की नीड को। यानी कि हम पैसा कहां से लेकर आते हैं अपने बिजनेस के अंदर, फाइनेंस कहां से आता है, पैसा कहां से आता है। तो उसके अगर मैं इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनफ्लो के आने के चांसेस कहां से हैं? अगर आपने कभी भी शेयर्स को इशू किया, अगर आपने कभी भी डिवेंचर्स को इशू किया, अगर आपने लोन लिया फ्रॉम द बैंक, ठीक है, अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट मिल गया, और भी एक दो चीजें हो सकती है, भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, फॉर्मेट के साथ करेंगे। आउटफ्लो यानी कि पैसे जाने का रीजन क्या हो सकता है? भाई आपने रिडेम्पशन कर दिया शेयर्स का। रिडेम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है? पैसा वापस करना। और प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर दिया, इक्विटी शेयर्स को बायबैक हो गया, आपने रिडेम्पशन कर दिया डिबेंचर्स का, लोन की आपने कर दी रीपेमेंट, ठीक है, आपने अपने बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दी यानी कि वो कम हो गया। अब उसके अलावा जब आप पैसा उधार लेते हो तो उसके ऊपर भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई अगर आपको कोई इंटरेस्ट पे करना है अपनी बोरोइंग्स के ऊपर तो वो यहां पर आता है। आपने शेयर्स इशू करे हैं तो शेयर्स वालों को बदले में क्या देते हो रिटर्न में? डिविडेंड। तो कोई भी अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो वो डिविडेंड पेड भी यही आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि बेसिकली तीन एक्टिविटीज होती क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, यानी कि जहां से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो उसके अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो देख लिया आपने। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है आप अपना पैसा अदर देन योर बेसिक बिजनेस एक्टिविटीज कहां लगाते हो? एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में, तो वहां से इनफ्लो आउटफ्लो देखा आपने। आपके बिजनेस से पैसा कहां से आता है? दो ही सोर्सेज होते हैं, ऑनर्स और बोरोड फंड, तो उनसे किस किस तरीके से इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो देखा आपने, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन हो गया, फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का अब हम सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मेट को समझ लिया, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स अगर आपने उस चीज को समझ लिया ना, तो आपको कैश फ्लो सबसे इजी चैप्टर लगेगा। ये हमने सुना है कि कैश फ्लो बहुत टफ चैप्टर होता है, वो इसलिए टफ होता है क्योंकि बच्चे ना रटते हैं इस फॉर्मेट को। अगर आप रटोगे तो फंसोगे। लर्न करना है आपको ये फॉर्मेट, बट समझ कर करना है कि क्या चीज क्यों ऐड हो रही है, क्यों लेस हो रही है। तो अब जरा मैं आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट समझा रही हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि ये तीन एक्टिविटीज से मिलकर बनती है, जहां पर आप ये देख रहे हो कि कैश का फ्लो यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हो रहा है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले हम तीनों एक्टिविटीज का फॉर्मेट समझेंगे, हम क्वेश्चंस पे फिर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट, जिसके अंदर आपको चाहिए सिर्फ कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम योर ऑपरेशंस। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट से। अब देखो पॉजिटिविटी के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी नेट लॉस नहीं आएगा। तो नेट लॉस भी आ सकता है, तो आप इसको भी लिख कर रखिएगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा।
सो स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है वर्किंग नोट नंबर 1, यानी कि आपको ये वाला जो अमाउंट है उसे निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, बट वो मैं आपको फॉर्मेट के बाद बताऊंगी। अब हमने क्यों नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग की, इसका एक रीजन है। आप सबसे पहले एक चीज समझिए कि हमने ना अपने कॉमर्स के बचपन में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। उसके अंदर यहां पर आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखा करते थे, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर यहां पर आता था आपका नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हमें यही नेट प्रॉफिट चाहिए। आपको नेट प्रॉफिट के अंदर आपके सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब कुछ है। मैं कह रही हूं मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो चाहिए, तो इसका मतलब मेरे काम की चीजें क्या है? देखो ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग ही होता है, ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग ही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये, यानी कि मेरे लिए ये दो चीजें मुझे हटानी है अपने नेट प्रॉफिट से। तो आपने नेट प्रॉफिट निकालते टाइम इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस किया होगा, मुझे हटाना है, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये इनकम, तो माइनस कर दूंगी। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर रहे हैं। आपने इस नेट प्रॉफिट को निकालते टाइम इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा, मुझे नहीं चाहिए ये एक्सपेंसेस, तो जिसको मैंने माइनस किया उसको मैं क्या कर दूंगी? प्लस। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बात आती है कि आपने नेट प्रॉफिट से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि भाई जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं तो हमें मिलता ही जो कंक्लूजन है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, तो इसलिए स्टार्टिंग तो वहीं से होगी। तो इसीलिए, बट ये निकलेगा कैसे ये भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस नेट प्रॉफिट में आप सबसे पहले ऐड करते हो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लेस करते हैं आप नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब आपको रीजन पता चल गया कि क्यों ऐड और क्यों लेस कर रहे हैं, बिल्कुल रटने वाली चीज नहीं है। अब वो कौन से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे जो आपको ऐड करने होंगे, बुक में बहुत लंबी चौड़ी टेबल है, बट मैं आपको मेन बता रही हूँ कि जो आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ये याद कर लिया इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक्रोनिम बनाई है विच इज नोन एज पेड लॉस। अब पेड लॉस से हमारा क्या मतलब है? यहाँ पर पी से मतलब होता है प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। देखो भाई आपने किसी से पैसा उधार लिया है, शेयर्स में पैसा उधार लिया है, डिवेंचर्स के टर्म से पैसा उधार लिया है, उस पे आप प्रीमियम पे करते हो, तो वो आपके बिजनेस ऑपरेशन से थोड़ी जुड़ा है, वो आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़ा है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। चलो ठीक है, आपने ऐड करना है इसको। उसके बाद ए से है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है जब भी कभी हमारे फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, जैसे कि गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, तो जब भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू आपको घटती हुई दिखेगी तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं, और ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। इसके लिए कोई कैश नहीं पे किया आपने, आप यहाँ पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग लिख रहे हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सपेंस आपको ऑपरेटिंग होगा बट वो नॉन कैश होगा, वो कैश में होगा तो ही तो हम यहाँ लिखेंगे ना, नॉन कैश होगा तो नहीं लिखेंगे। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और चीज ऐड करी है, फिक्टिशियस एसेट। कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जिसको आपको राइट ऑफ करना होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो ऐसी एक दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आई से होता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आप अपनी बोरोइंग्स पे पे करते हो, और बोरोइंग्स दो तरीके की होती है, या तो लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म होती है, जैसे कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, कोई हमने डिबेंचर्स ले रखे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, तो सारी चीजें आपकी यहाँ आ जाएंगी। डी से है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स कौन से वाले? टेंजिबल, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, अगर फर्नीचर, इनको अगर आप इनकी वैल्यू कम होती हुई दिख रही है तो आपके लिए डेप्रिसिएशन है। लॉस, अगर कभी आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा और उसके ऊपर आपको लॉस हुआ, एसेट को बेचना हमारा नॉर्मल बिजनेस का काम नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये आ जाएगा आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो पेड लॉस ध्यान रखना है, जहां पर पी का मतलब क्या है? प्रीमियम पेड। मेरे साथ आपने याद भी करना है, समझ लिया, अब याद करना है। पी का मतलब प्रीमियम पेड, ए का मतलब अमोर्टाइजेशन, आई का मतलब इंटरेस्ट, डी का मतलब डेप्रिसिएशन, एल का मतलब लॉस, ठीक है। मैंने पहले वाले में से प्रीमियम याद नहीं कराया, प्रीमियम पेड याद कराया, क्योंकि जब भी प्रीमियम पेड होगा सिर्फ तभी आएगा, अगर सिर्फ प्रीमियम होगा तो नहीं आएगा, इसलिए मैंने याद भी क्या करा आपको? प्रीमियम पेड याद कराया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए कौन सी इनकम है? ज्यादा इनकम नहीं है, तीन ही चीजें आपके पास जिसके लिए आपको याद रखना है। ड्रिप,
इनकम है, जब तक रिसीव्ड नहीं है तब तक हमारे लिए वो इनकम नहीं है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्योंकि देखो डिविडेंड रिसीव्ड होगा, आपने किसी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है तो आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है। शेयर्स खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे आएगा ही नहीं। रेंट रिसीव्ड, अगेन आपने बिल्डिंग में पैसा लगाया, उसको रेंट पे दिया कमर्शियल पर्पस के लिए, तो आपके पास रेंट आ रहा है, तो इन्वेस्टिंग से जुड़ा है, यहाँ नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है। प्रॉफिट ऑन सेल कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है बेसिकली, तो इसलिए हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, हमने लेस कर दिया। तो भाई कौन कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? ड्रिप है, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। हाँ, ठीक है। डी फॉर डिविडेंड, आर फॉर रेंट, आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, याद हो गया। जब आप इसको कर लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर आपने रेशो वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो जब मैंने वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, तो वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला भी समझाया था, तो वो यही फॉर्मूला यूज किया था हमने वहां, जो हमने यहाँ सॉल्व किया है। नेट प्रॉफिट में प्लस करने हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस करने हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तब जाके भी मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वही निकल कर आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, किसके बिफोर? वर्किंग कैपिटल। अब आप मुझे बताएंगे वर्किंग कैपिटल क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वेरी गुड, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप कह रहे हो कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है वर्किंग कैपिटल से पहले, यानी कि अभी तक आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से आने वाले कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को नहीं देखा है। इसका मतलब अगली बारी अब किसकी होगी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की। तो इसने आपका बेस बना दिया आगे का कि आगे क्या करना है। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल चुका है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटीज। अब अगर मैं एसेट से बात करूं तो एसेट से कैश का इनफ्लो कब होगा? जब एसेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे? जब घटेंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे कि हो सकता है हमारे डेटर्स अगर कम हो गए, डेटर से पैसा आ चुका है, स्टॉक कम हो गया, तो इसका मतलब हमारा स्टॉक सेल ऑफ हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं लायबिलिटी साइड से सोचूं करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो इनफ्लो होगा या घटेगी तो? जब आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब वो इनफ्लो है, क्योंकि अगर घट रही है इसका मतलब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, बिल्स की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहीं से आपका आंसर मिल चुका है कि आप ऐड करोगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि ये शो करेगा आपका इनफ्लो ऑफ कैश। वहीं पे इसका रिवर्स यानी कि डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स ये शो करेगा आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इसलिए इसको ऐड और इसको लेस किया जाता है। जब आप ये सब कर लेते हो तो आपको मिलेगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कि आपने अपने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर लिया। यहां तक हमें ये तो पता चल चुका है। अब उसके बाद की कहानी क्या है? फिर हमें टैक्स पे करना होता है, तो हम यहाँ से टैक्स पे करते हैं। इन केस ऑफ कभी अगर रिफंड आ जाता है टैक्स का तो वो आप साथ में ऐड कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद मिलता है आपको कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और मैं आपको कहूं यहां तक आपका ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। ये जो आगे की लाइनें आपको दिख रही हैं बहुत रेयर देखने को मिलेंगी, ठीक है। बेसिकली आपका आंसर यहीं पे आ जाता है, यहां तक आपका आंसर आ चुका होता है। इसमें आप ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कैसी? जैसे कि कभी हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो आपके बिजनेस से बिल्कुल हटकर है, पर है ना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बिल्कुल हटके आपको कोई पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसे आप बोलेंगे क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ऐसे आपको कोई नुकसान हो गया, तो कोई अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, जिसकी वजह से आपको कोई लॉस हो गया है, तो उसे आप बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो इनकम ऐड करनी, एक्सपेंस लेस करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अगर वो आंसर पॉजिटिव आया तो। और अगर वो आंसर नेगेटिव आया तो लिखेंगे यूज्ड इन, आप लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ गए? तो बस इतना सा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, और अगर ये समझ लिया तो 50% चैप्टर समझ लिया। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो हलवा लड्डू है बिल्कुल, यही है मेन। चलो तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने ये देखा कि देखो हमारे जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं ना वो हर जगह फैले होते हैं। तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हो आपको अपने क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। वहां पर आपको इक्विटीज भी देखनी पड़ती हैं, लाइबिलिटीज भी देखनी पड़ती हैं, एसेट्स भी देखने पड़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी। लेकिन जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ आओगे ना, आप देख रहे हो फॉर्मेट कम हो चुका है। जहां हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 बोर्ड में कंप्लीट किया, वहां पे मैंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक ही बोर्ड में लिख दिया है। तो यहाँ पर अब जो स्कोप है वो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आपका फोकस सिर्फ कहां रहना चाहिए? नॉन करंट एसेट्स पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे, और जो भी आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी
आप सिर्फ उसको देखोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमने ये समझा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेट कहां हो सकता है? फिक्स्ड एसेट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और उनसे आने वाली इनकम। जैसे कि अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स आप बेच रहे हो तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, जैसे कि आपका फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ हो रही हो तो वहां से भी पैसा आएगा, लंबे समय वाली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी इसका पार्ट नहीं होती है। अब देखो, जो आपने यहां पर पैसा खर्च किया होगा, आपने फिक्स एसेट एक बिल्डिंग खरीदी, आपने उस बिल्डिंग को कमर्शियल पर्पस के लिए आपने रेंट पे दे दिया, तो वहां से आपके पास रेंट रिसीव होगा, यहाँ की इनकम है। आपने किसी शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से आपको डिविडेंड रिसीव होगा, यहाँ की इनकम है। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, यहाँ की इनकम है। याद है हमने ऑपरेटिंग में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम पढ़ा था, ड्रिप, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, तो सारा ड्रिप यहीं आ जाता है और ड्रिप का ड्राई यहां रह जाता है, पी अपने आप सेल में कवर हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो वो यहीं पे कवर हो जाएगा, सेल वैल्यू में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी मैंने ऊपर लिखे हैं ये शो करते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, तो इसलिए यहां पर मैंने पॉजिटिव रखा इसको। बट अगर वहीं पर आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो पैसा जाएगा ना आपके पास से, तो आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। लाइकवाइज अगर आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करते हो तो भी आपके पास से आउटफ्लो होगा। तो ये दोनों आप देख रहे हो, मैंने आउटफ्लो को यहाँ नेगेटिव यानी कि ब्रैकेट लगा के इसको नेगेटिव बैलेंस शो किया है। नेट इफेक्ट निकालोगे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बट वहीं पे अगर आपका बैलेंस नेगेटिव आ जाता है तो आप क्या लिखते हैं उसके लिए? यूज्ड इन। क्लियर हो गई बात? इन्वेस्टिंग क्लियर। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारी थर्ड एक्टिविटी होती है। फाइनेंस यानी कि पैसा, पैसे आने के दो ही रास्ते हैं किसी भी कंपनी में, बोरोड फंड और ऑनर्स फंड। अब यहां पर जब बोरोड फंड और ऑनर्स फंड की बात करते हो, इसका मतलब यहां जो आपका बेसिक जो मतलब आपका कंसंट्रेशन जो आपको करना है, जो फोकस रहेगा वो रहेगा शेयर कैपिटल पे, आपके रिजर्व्स पे यानी कि पूरा शेयर होल्डर फंड, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, प्लस कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो यहां आपका फोकस इस तक रहेगा, क्योंकि यही सोर्सेज हैं जहां से आपके पास पैसे आएंगे और जिसको आप पैसा अगर पे कर दोगे तो पैसा चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनफ्लो कहां से होता है? अगर आप शेयर्स इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, अगर आप उसे इश्यू करते हैं तो पैसा आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या देखने को मिल सकता है? डिवेंचर्स देखने को मिल सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी अगर बढ़ रही हैं तो वो भी आपके लिए इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब बैंक आपको पैसा ही तो देता है, एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके अलावा कैश क्रेडिट के नाम से भी हो सकता है, बट बहुत रेयर है कि ये चीज आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस आपको इंक्रीज होता हुआ दिखे, हो सकता है हमने शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू करे हो तो रिजर्व बढ़ रहा होता है उस केस में, तो वहां पर भी आप इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है ये। अब इसी के अपोजिट की अगर मैं बात करूं तो रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट, बट रिडेम्पशन वर्ड सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम इक्विटी शेयर्स का पैसा वापस करते हैं ना तो उसे बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो रिडेम्पशन का मतलब क्या है? पैसे का जाना, बायबैक का मतलब भी है पैसे का जाना, आउटफ्लो है। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को रीपे कर रहे हो यानी कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम होता दिख रहा है, इसका मतलब पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। डिक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हो सकता है रिडेम्पशन आपने प्रीमियम पे किया हो तो तब आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो रिजर्व्स कम हो सकते हैं। डिविडेंड पेड, हर तरीके का डिविडेंड, चाहे कोई सा भी डिविडेंड लिखा हो, वो फाइनल डिविडेंड के नाम से लिखा हो, इंटरिम डिविडेंड के नाम से लिखा हो, प्रपोज डिविडेंड के नाम से लिखा हो, बट ये है क्या ये भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि डिविडेंड पेड अगर होगा तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी ने आपके यहाँ के शेयर्स खरीदे हैं, अब आप उसे डिविडेंड दोगे। किसी ने आपको पैसा उधार दिया है तो आप इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी अगर है तो वो भी यही आता है। ये स्टार्टिंग के तीन आपके कैश के इनफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद के सारे आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन यहाँ पे आप नेट इफेक्ट निकालोगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम आया,
पॉजिटिव आया तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आया तो यूज्ड इन। अभी हमने सिर्फ तीनों एक्टिविटीज का फॉर्मेट सीखा है कि तीनों एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। अब जब हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड होती है तो लास्ट के कुछ हमारे स्टेप्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं, फिर पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अब तीनों एक्टिविटीज को बनाने के बाद आपको एक नेट इफेक्ट निकालना होता है, यानी कि तीनों एक्टिविटीज का एक आंसर आया होगा आपका, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, तीनों एक्टिविटीज के आंसर को आपको प्लस करना है। कुछ उसमें नेगेटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे। तो अगर तीनों एक्टिविटी का नेट इफेक्ट निकाल के आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो हम लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बट अगर वही आंसर नेगेटिव आता है, यानी कि इन तीनों का सम नेगेटिव बन रहा है, तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग का मतलब क्या है, जो आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा, कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक का, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा है, करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखी है, चेक्स इन हैंड लिखा है, तो वही सारे आपके ओपनिंग बैलेंसेस को आपको प्लस करना है और एक साथ लिख देना है। इन दोनों को सम अप करके, यानी कि इन दोनों को ऐड ऑन करके आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अगर ये आंसर आपके बुक के करंट ईयर के बैलेंस के साथ मैच हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, दैट मींस आपकी पूरी कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर मैच हो गया। जैसे लास्ट में बैलेंस शीट होती है ना, एक तरीके से आपका आंसर यहाँ पे टैली हो जाता है और इसी के साथ हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एंड हो जाती है। अभी हमने सिर्फ फॉर्मेट पढ़ा है, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, अभी वो हमें सीखना है। एक कॉन्सेप्ट सीखना है प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सब क्या होते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, तो वो हम अब इसके आगे सीखेंगे। हमने पूरा फॉर्मेट पढ़ लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बट हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग की थी ना, तो देखो आप लोगों ने लिखा है वहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और उसके आगे आपने ब्रैकेट में लिखा वर्किंग नोट। वो वर्किंग नोट अब ये है आपका कि आपको वो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है, वो क्या काम है, देखो आपको ना बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, या फिर प्रॉफिट दे रखा होगा, बट वो प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स, तो वो नेट प्रॉफिट होता है आपका आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब वो आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट बेसिकली आपको कैसे मिलेगा, आपको 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी होती है, मतलब एक आपका प्रीवियस ईयर और एक आपका करंट ईयर, तो ये आपका निकलेगा करंट ईयर के बैलेंस में से प्रीवियस ईयर के बैलेंस को माइनस करके। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर सरप्लस लिखा हुआ है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिखा हुआ है 2 लाख और करंट ईयर का बैलेंस लिखा हुआ है 3 लाख। तो कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया आपने पिछले साल से इस साल में? पिछले साल 2 लाख था, इस साल 3 लाख का दिख रहा है एंड में, तो 1 लाख का जनरेट किया ना, तो आप बेसिकली यहाँ पे वो डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करनी है कुछ चीजें, जिसके लिए आप याद रख सकते हो एक एक्रोनिम पीपी टाई। ठीक है, अब ये पीपी टाई क्या है, अब ये चीज हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम में सारी चीजों को लेस कर दिया था, हमें बिफोर चाहिए सारी चीजें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को ऐड बैक करना पड़ेगा। तो जिसमें सबसे पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर हम थोड़ा सा भी डिस्कशन करेंगे आगे, तो मैं बहुत ज्यादा भी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक इंट्रो देती हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या है। देखो हमें हर साल टैक्स पे करना होता है, बट वो कितना होगा ये डिपेंड करता है हमारे नेट प्रॉफिट पे, जो एट द एंड हमें पता चलेगा। बट उस टैक्स को पे करने के लिए हम अपने प्रॉफिट में से हर साल कुछ पैसा जोड़कर रखते हैं, एक प्रोविजन बना के रखते हैं कि शायद हमें इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है। वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक्चुअल टैक्स आपका ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट हम एक अनुमान लगाते हुए एज पर आवर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम एक अनुमान लगाते हैं कि शायद हमें इतना टैक्स पे करना पड़ जाएगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं उसे। अब ये कितना ऐड होगा, कितना लेस होगा, ये सब चीजें मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। दूसरा आता है हमारे पास प्रपोज्ड डिविडेंड, इसके ऊपर भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, कुछ चीजें हमें नोट डाउन करनी है, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। प्रपोज डिविडेंड किस पे पे किया जाता होगा, शेयर्स के ऊपर, तो शेयर्स के ऊपर जो आपने डिविडेंड पे किए होंगे वो आपको यहाँ पे ऐड बैक करने होते हैं। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपका जनरल रिजर्व पहले 40,000 का था, 50,000 का दिख रहा है, इसका मतलब आपने 10,000 रुपए नेट प्रॉफिट में से निकाल लिए होंगे, तो वो आपको ऐड करने होते हैं। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, अभी इसके ऊपर भी हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जहां डिविडेंड है उसका मतलब क्या है, शेयर्स पे दिया है हमने रिटर्न। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या है, याद है आपने ऑपरेटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस लेस किया नीचे जाके,
वो यहाँ पे आपको ऐड करने होते हैं पहले, ठीक है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस कैसे वाले, वही कि अगर अर्थक्वेक आ गया या कोई फ्लड आ गई तो उसके से कोई आपको अबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना होता है, ठीक है। लेस क्या करना होगा, रिफंड ऑफ टैक्स, आपने वहां पे रिफंड ऑफ टैक्स ऐड किया है ऑपरेटिंग के अंदर, यहाँ उसको आप क्या करेंगे, लेस, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स यानी कि हो सकता है आपने जितना सोचा हो उतना टैक्स आपने ज्यादा पे कर दिया था तो पैसा आपके पास वापस आ गया है, ठीक है। तो रिफंड ऑफ टैक्स होगा, आपने पहले ऐड कर रखा होगा, अब उसे आप क्या कर देंगे, लेस। जिस तरीके से एक्सपेंसेस को आप यहाँ ऐड कर रहे हो, इनकम को आप क्या करोगे, लेस। जैसे कि कोई कंपेंसेशन आपने रिसीव किया है, कोई क्लेम आप रिसीव कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो सारे आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होते हैं। जब आप ये पूरा कर लेते हो एडजस्टमेंट, तब जाके आपको ऑपरेटिंग का फर्स्ट चीज मिलती है विच इज नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आएगा तो लॉस है। ये चीज यहां भी अप्लाई होती है कि अगर आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का बैलेंस पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है और नेगेटिव आता है तो लॉस है, ठीक है। आपको दो जगह टैक्स को देखना है। एक आप टैक्स देख रहे हो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते टाइम, हमने अभी पीपीटी में पढ़ा प्रोविजन फॉर टैक्स, एक तो यहां आपको देखना है। दूसरा, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाओगे तब आपके पास आएगा लेस टैक्स पेड बिल्कुल एंड में जाकर, ठीक है। अब बात आती है कि कहां कौन सा अमाउंट लिखा जाएगा। क्वेश्चन में हमें दो अमाउंट दे रखे हैं, लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो मैंने आपको सिंपल से एक बात बताई, अगर सिर्फ इतना गिवन है तो जो आपका करंट ईयर का बैलेंस है उसे आप प्रोविजन फॉर टैक्स मानोगे जब आप वर्किंग नोट में जो ऐड करते हो वो, क्योंकि हमारी एक अजम्पशन होती है कि हम मानकर चल रहे हैं कि जितना हमने पिछले साल सोचा था ना कि हम टैक्स पे करेंगे वही हमने टैक्स इस साल पे किया होगा, इसलिए जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है उससे तो हम टैक्स पेड मान लेते हैं और टैक्स पेड आप ऑपरेटिंग में लिख रहे होते हो। लेकिन जो इस साल आप प्रोविजन बनाकर बैठे हो अब उसकी बारी तो फिर अगले साल आएगी ना, तो इसीलिए उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो तो हमने इस साल प्रोविजन बना लिया है, कितना पे करेंगे ये हम अगले साल देखेंगे, क्योंकि आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कल की बेसिकली, तो इसीलिए इसको यहां पर ऐड बैक किया जाता है। तो क्लियर हो गया कि प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या लिखना है और टैक्स पेड में क्या लिखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बट अगर कोई तीसरी इंफॉर्मेशन भी आ गई तो उन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर भी दिया, नीचे खुद बता दिया टैक्स पेड कितना है, तो अब आपके लिए थोड़ी सी कहानी अलग हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आप अकाउंट बनाएंगे सिंपल। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जैसे नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं। अगर वो खुद दे दे टैक्स पेड तो लिख देना यहाँ पे टैक्स पेड। भाई देखो आप प्रोविजन अकाउंट बना रहे हो, जितने से आप टैक्स पे कर दोगे उतने से प्रोविजन कम हो जाएगा ना, यही से तो पैसा निकलता है, इसलिए आपने उसको डेबिट साइड में लिखा है। तो टैक्स पेड आप यहाँ लिख दोगे, जो डिफरेंस होगा वो करंट ईयर का प्रोविजन आ जाएगा। आपको ये दो चीजें चाहिए बेसिकली, सिर्फ ये दो चीजें। अगर क्वेश्चन में ये दो चीजें गिवन नहीं है तो इन दोनों से ही काम चला रहे हो आप अपने आप, लेकिन अगर क्वेश्चन खुद दे देता है कोई तीसरी इंफॉर्मेशन तो चौथी हमें खुद निकालनी है। अब आप मुझे खुद बताओ ये टैक्स पेड कहां लिखा जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसको आप कहां यूज करोगे, इसे आप यूज करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है, और इसे आप कहां यूज करोगे, वर्किंग नोट, अपने वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड करोगे। आप इसे क्या करेंगे, लेस, और इसे आप क्या करेंगे, ऐड, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर उन्होंने प्रोविजन दे दिया तो आप ये निकाल लोगे टैक्स पेड खुद से बैलेंस करके। बट अकाउंट सिर्फ तब बनाना जब तीसरी इंफॉर्मेशन हो, तो अगर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है तो ये काम करना ही नहीं है, फिर तो सिंपल आपके पास आंसर है, ठीक है। तो डिविडेंड ऑन शेयर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि हमने वर्किंग नोट के अंदर लिखा था कि कुछ डिविडेंड्स होते हैं जो हमें ऐड ऑन करने होते हैं। तो डिविडेंड बेसिकली आपको शेयर्स के ऊपर दो तरीके के पे करने होते हैं, एक का नाम है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा है हमारे पास फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड, कुछ भी आप कह सकते हो। जो इंटरिम डिविडेंड्स होते हैं बेसिकली वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर पे किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमें ये बात पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं कि इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड उन्हें पे किया जाएगा। जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है तो उसके अंदर भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है पैसा, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलता है। तो क्योंकि उनके पास ये प्रेफरेंशियल राइट है तो मैंडेटरी होता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड दिया ही जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है, ठीक है। और ये कब पे किया जाता है? हर कंपनी की एक एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल के एंड में होती है, जिसके अंदर डिविडेंड का डिक्लेरेशन होता है, यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि डिविडेंड पे किया जा रहा है।
सिर्फ हमने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डिक्लेरेशन किया है कि डिविडेंड पे किया जाएगा, और जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है उस दिन से वो डिविडेंड कंपनी की करंट लायबिलिटी बन जाता है। तो एक बात तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जो डिविडेंड डिक्लेरेशन होता है वो क्या है हमारे लिए, करंट लायबिलिटी होती है। बट ये तो कंपनी की एजीएम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए हो गया, प्रेफरेंस के लिए हो सकता है इक्विटी के लिए भी हो, बट इक्विटी वालों के लिए कंफर्म नहीं होता कि उनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसा बचेगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। तो समटाइम्स जो कंपनी होती है वो विदाउट एनी एजीएम कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है, वो हमारा इंटरिम डिविडेंड हो गया, ठीक है। लेकिन जो फाइनल और प्रपोज डिविडेंड होता है वो दोनों के लिए हो सकता है, इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए। अब एक बात और आपको नोट करनी है कि अगर इंटरिम डिविडेंड है इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर, तो ये कंपलसरी हो जाएगा कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन मेंशन करे या ना करे। अगर आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है और आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, उसका परसेंटेज भी आपके पास है, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड खुद से पे करना पड़ेगा। तो ये चीज आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात आपको नोट करनी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एजीएम में डिक्लेयर होता है डिविडेंड, जो इस साल डिक्लेयर हुआ है ना वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा। इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होता है वही नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है, यानी कि जो हम करंट ईयर देख रहे होंगे। ये तो प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का होगा आपको सिर्फ उसी को ही कंसिडर करना है। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आप कहीं भी यूज नहीं करोगे, वो दे रखा होगा लेकिन आपको यूज नहीं करना, ठीक है। और उसको आप यूज कैसे करोगे, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो तो वहां पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम उसको ऐड करना है, और आप उसे फिर सेकेंड टाइम यूज करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एज एन आउटफ्लो, यानी कि आप उसे करेंगे डिडक्ट, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है हमारा डिविडेंड ऑन शेयर्स का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन इज Sunrise Limited reported the net profit after tax of rupees 6,40,000 for the year ended 31st March 2023. The relevant extract from the balance sheet as at 31st March 2023 is, आपको देखो 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी है, 2 ईयर है आपके पास, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड पेबल्स एंड द प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। नीचे डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है कि 55,000 का डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 50,000 का। गेन है ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 विच इज अपीयर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। अब अगर आपको पूरा फॉर्मेट क्लियर है तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखा करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसकी कैलकुलेशन हमें वर्किंग नोट में करनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम साइड में एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं अपना, क्योंकि आपको ना क्वेश्चन में उन्होंने नेट प्रॉफिट बट आफ्टर टैक्स दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन में। आपको कितना है वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, उन्होंने आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6,40,000 का। अब भैया याद करो, मैंने आपको एक एक्रोनिम बताई थी इसके आगे की, पीपीटाई। हमें ऐड करना है बेसिकली पीपीटाई, जहां पर पी से मतलब है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ। प्रीवियस ईयर का 15 और करंट ईयर का 20,000। मैंने आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई थी कि पहली चीज, क्या नीचे इंफॉर्मेशन में टैक्स रिलेटेड कोई बात है? नहीं है, नहीं है, यानी कि सिर्फ आपके पास करंट ईयर और प्रीवियस ईयर बैलेंस है। तो तब आपने क्या करना होता है कि जो आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो तो हमारा टैक्स पेड माना जाएगा, जिसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लिखते हैं। बट जो आपका करंट ईयर का आपका जो बैलेंस दे रखा है उसे आप मानेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कौन से वाला लिख रहे हैं? करंट ईयर वाला, विच इज 20,000। तो ये आ गया आपका 6,60,000। यहां तक कोई दिक्कत? पीपीटीआई, सेकेंड पी का मतलब क्या था वहां पे? प्रपोज डिविडेंड। हालांकि मैंने टोटल कर दिया, पहले पूरा चेक करना। नेक्स्ट पी था प्रपोज डिविडेंड, टी का मतलब था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर आई था हमारे पास इंटरिम डिविडेंड। हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया, मैं इसमें से कुछ भी नहीं दिखाया, ठीक है। उसके बाद लेस में आती थी आपकी रिफंड ऑफ टैक्स। बट इन सभी के बीच में एक दो और चीजें थी।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस एंड इनकम, हाँ, जहां पर आप एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और इनकम को लेस करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। कैसे पता चला मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के नाम से हमारे पास सिर्फ एक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है, हमेशा आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है जिसको आप यहाँ से क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि पहले आपने इसको ऐड कर रखा होगा। तो ये है हमारे पास 50,000 की। तो बेसिकली आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो ये आपने यहां लिख देना है 6,10,000, ठीक है भाई। अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट हेडिंग बनता है वो बनता है ऐड करना नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके लिए मैंने आपको यहां पर भी एक एक्रोनिम याद कराया है, किसके नाम से, पेड लॉस, जहां पर पी का मतलब होता है प्रीमियम पेड। क्या आपने कहीं पर भी क्वेश्चन को रीड करते टाइम प्रीमियम वर्ड सुना? तो नहीं था। ए का मतलब होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन के लिए आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में कहीं गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स तो नहीं है, क्वेश्चन में कहीं नहीं है। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट के लिए आपको चेक करना है कि आपके पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थी क्या, कोई डिवेंचर्स हो, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट हो, कोई लोन हो, कुछ भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। डी फॉर द डेप्रिसिएशन, ये तो हमने पढ़ा था अभी। तो आपके पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन तो है, तो लिख दीजिए उसको तुरंत। हमारे पास 55,000 का है। उसके बाद एल से मतलब था हमारा पूरा लॉस ही है, यही लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। हमारे पास सेल ऑफ एसेट तो है बट उसमें प्रॉफिट है, तो इसका मतलब सिर्फ इकलौता यही एक्सपेंस है हमारे पास 55,000 का। तो ये आया आपका 6,65,000। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप करते हैं वो आपकी होती है कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड, जिसके लिए फिर से मैंने आपको यहाँ पे याद कराया था ड्रिप। ड्रिप मतलब डिविडेंड, रेंट, ट्रस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल। डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट कहीं नहीं सुना, बट प्रॉफिट गेन सुना था क्वेश्चन रीड करते टाइम। दिख गया आपको? क्वेश्चन में गेन और प्रॉफिट दे रखा है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज 20,000, और एक ही चीज है आपके पास, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे। ये आ चुका है आपका 6,45,000। कोई डाउट है यहाँ तक? अब ये आपका क्या निकल कर आया है? ये आपका निकल कर आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से पहले तक का प्रॉफिट हमें मिल चुका है। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, आप ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और आप लेस करते हैं डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, चलिए बताइए अब मुझे। आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले इन्वेंट्रीज है। लास्ट ईयर आपकी इन्वेंट्रीज 1,25,000 की थी, अब 1,15,000 की हो चुकी हैं। इंक्रीज हुई डिक्रीज? तो आपकी इन्वेंट्रीज कम हो गई हैं, तो डिक्रीज इन एसेट्स आप लोग कहां लिखते हो? यहाँ पे। तो आप यहाँ लिख देंगे इन्वेंट्रीज 10,000। हाँ जी। ट्रेड रिसीवेबल्स 1,10,000 से 1,50,000 के हो गए हैं, 40,000 से बढ़ गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल आपके लिए करंट एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना लेस करते हैं आप, तो ट्रेड रिसीवेबल 40,000, ये एक नेगेटिव अमाउंट है। ठीक, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 से 20,000 के हो गए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। आपके एसेट है 14,000 से 14,000 लिख दिया। ट्रेड पेबल आपकी लाइबिलिटी होती है 80,000 से 1,10,000 की हो गई है, 1000 से इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी का बढ़ना। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है, उसका तो ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट अलग चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40,000 का पॉजिटिव अमाउंट था, तो ये हो गया आपका 6,85,000। उसमें से आप माइनस करते हैं 54,000 यहाँ पर, तो आपका जो आंसर आता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका निकल के आ चुका है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आप इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है, जो आपने यहाँ लेस की है अगर, तो यहाँ ऐड करेंगे, अगर यहाँ ऐड किया होता तो यहाँ लेस करते हैं, अपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको ऐड करना है एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी इनकम कितने की थी? 50,000 की। तो आपके पास ये हो चुका है 6,81,000। उसके बाद ये आपका क्या निकल कर आया फिर उसके बाद? अच्छा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी इतना, आप इसको सीधे लेस करेंगे। अब टैक्स पेड, अब टैक्स पेड कितना आएगा? टैक्स पेड वही आएगा, आपने यहाँ करंट ईयर का लिया, प्रीवियस ईयर का लेंगे अब आप यहाँ पे टैक्स पेड, विच इज टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का लेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 15,000, तो माइनस करके आपका आंसर आएगा 6,66,000। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव आया। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आप इसे लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन हो गया, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से हर एक चीज को आप लोग यहाँ पर एडजस्ट करते हो। मेन पॉइंट इज कि आपको बस ये पता होना चाहिए क्या ऐड और क्या लेस होता है, उसे क्वेश्चन में ढूंढना है बस आपको। तो इसके लिए जो मैंने आपको एक्रोनिम याद कराया है ना, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए अगर आपको ये याद रहे तो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो आपको यहां पर बनानी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 10% डिबेंचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट 10%, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज 50,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000। ये पूरे इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सिर्फ आपको एक अपना माइंडसेट रखना है कि यहां पर हमें देखना है पहली चीज तो सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। तो मेरे पास सबसे पहले ना यहां पर इन्वेस्टमेंट है 10% डिवेंचर में। अगर मैं देखूं तो पिछले साल ये इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, इस साल ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख की हो गई है, इसका मतलब आपने और इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी। उसके अलावा लेकिन उन्होंने नीचे एक इंफॉर्मेशन दे दी कि आपने इसमें से आधी इन्वेस्टमेंट 10% के प्रॉफिट पे बेच दी है। अब ना यहां पर हो गई है बात थोड़ी सी घुमा फिरा के, तो यहां हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाएंगे 10% इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अकाउंट। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं ऐसे अकाउंट बना रही हूं, आप प्रॉपर अपना बनाओगे जैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एसेट अकाउंट की तरह ही चलेगा, तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप क्या करेंगे, डेबिट। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग में, एंड में आते आते वो कितने की हो गई, 10 लाख की। कोई उसके बाद नीचे एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपके पास 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा उसका हाफ मतलब 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी। जब आप बेचोगे तो पैसा आएगा आपके पास, आप यहां लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। आपने आधी इन्वेस्टमेंट बेच दी 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 2.5 लाख का 10% कितना हुआ, 25,000। 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, 25,000 के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो कितने की बेची होगी आपने, 2.5 लाख प्लस 25 यानी कि 2,75,000। बात समझ में आई? टोटल इधर कितना आएगा, 12,75,000, इधर भी 12,75,000। अब ये जो 25,000 का प्रॉफिट है आपको ये भी शो करना होता है इधर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना, 25,000। अब 12,75,000 में से 5,25,000 माइनस करो, कितना आएगा, तो 7,50,000 का आपका यहाँ बैलेंस निकल कर आया, जिसे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और एक्चुअल में यही है आपकी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर सेल की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 10 लाख की हो गई थी, आप सीधे यहां लिख देते परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख। बट क्योंकि सेल की इंफॉर्मेशन आई तो हमें पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज भी किया, बट कितने की किया है वो हमने अकाउंट बना के निकाला है। ठीक है, तो अब इसको लिख देते हैं यहां पर। सबसे पहले आप यहां लिखोगे सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट इन 2,75,000। ठीक है, 2,75,000। फिर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज भी करी है, परचेज ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, या इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर, कुछ ऐसा नाम है, आप सही लिखना, 7,50,000। ठीक है,
तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर 7,50,000 नेगेटिव अमाउंट है क्योंकि आउटफ्लो है, और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये इनफ्लो है, सेल से इनफ्लो होगा और परचेज से आउटफ्लो। अब नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। देखो लैंड एंड बिल्डिंग में अगर मैं देखूं तो 9 लाख से 15 लाख के हो गए, तो आप ये कह सकते हो कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, बट अगेन आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन भी तो है उसी लैंड एंड बिल्डिंग पे 50,000। जी हाँ। तो अब आप यहाँ पे क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन भी आ गया है, तो अब आप यहाँ पे इसका भी अकाउंट बनाएंगे। फिर से टू बैलेंस बीडी, कितने की लैंड एंड बिल्डिंग थी आपके पास? 9 लाख रुपए की। एंड तक आते आते आपकी वो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई? 15 लाख की। आप कह रहे हो आपने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगा दिया 50,000 का, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। तो अब आप यहाँ पे क्या मानेंगे? 15,50,000। 15,50,000 में से 9 लाख माइनस किया तो कितना आएगा? 6,50,000। ये बैलेंसिंग फिगर है, यहां पर भी ये आपकी परचेज है। ठीक है, देखो अकाउंट बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने से? 6,50,000 से। बताइए पहले यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बता दिया ना उन्होंने खुद से, कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? 75,000। तो बस सारी चीजें हो चुकी हैं। पॉजिटिव वालों को प्लस करके आप यहां पर लिखेंगे 3.5 लाख। उसके बाद यहां आ जाएगा आपका ये 14 लाख, बट ये नेगेटिव का आ रहा है। तो बताइए जरा 14 लाख में से 3,50,000 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ रहा है आपका 10,50,000 नेगेटिव का बैलेंस आ रहा है आपका। तो इसे आप लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जी, सो क्वेश्चन नंबर 35, from the following extracts of the balance sheet of X Limited, calculate the cash flow from financing activities। अब हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ऊपर काम करना है कि वहां से किस तरीके से कैश फ्लो जनरेट करेंगे हम। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, 12% डिवेंचर्स हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जैसे कि इक्विटी शेयर्स इशू हुए होंगे तो उनकी डेट्स मेंशन की गई है कि 31 मार्च को आपने 2023 को न्यू शेयर्स इशू किए हैं। इंटरिम डिविडेंड पे करोगे इक्विटी शेयर्स पे 15% के हिसाब से। प्रीमियम शेयर्स भी प्रेफरेंस शेयर्स भी आपने रिडीम करे हैं 31 मार्च 2023 को 5% के प्रीमियम पे। 12% डिवेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू 1 लाख जो है वो आपने इशू करे हैं 31 मार्च 2023। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन से मुझे एक कॉमन चीज मिली, वो ये कि चाहे आपने शेयर्स को रिडीम किया है, चाहे आपने उन्हें इशू किया है, या डिवेंचर्स भी जैसे हमने रिडीम या इशू करे हैं, डेट 31 मार्च 2023 यानी कि एंड की डेट पे ही सारा काम हुआ है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब भी आप करोगे तो आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हो उसके 2 सोर्स हैं, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। यानी कि या तो शेयर्स की तरफ से आपके पास पैसा आ रहा है या बाहर की तरफ से इन द सेंस ऑफ कि डिबेंचर से पैसा आ रहा है या बैंक लोन से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है जो कि लास्ट ईयर था 4 लाख और अब हो गए हैं 5,25,000। तो बताइए कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो? शेयर्स इशू करते हैं, आपके शेयर्स पहले कितने के थे? सिर्फ 4 लाख के थे, अब वो 5,25,000 के हो चुके हैं। तो शेयर्स इशू इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 हो गया। नेक्स्ट 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर्स की बात अगर हम देखें तो 5,50,000 से वो 4 लाख के हो गए, कम हो गए। आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, पेमेंट वापस जा रही है। तो आप यहां लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने के रिडीम कर दिया आपने? 1.5 लाख के रिडीम कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12% डिबेंचर्स 3 लाख से 4 लाख के हो गए हैं, 1 लाख से बढ़ गए, इशू हुए हैं। आप ये लिखोगे इशू ऑफ
12%, तो 1 लाख से आपके डिवेंचर्स इशू हो गए। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। वहां पर जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि आपको इंटरिम डिविडेंड पे करना है ऑन इक्विटी शेयर्स। बट एक बात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा दी थी कि देखो, डिविडेंड की जब भी बात आती है, अगर इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जा रहा है तो प्रेफरेंस वाले जरूर मांगेंगे। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस डिविडेंड ही देना है, तो आप सबसे पहले यहां लिखोगे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना। बात आती है कि कौन सी वैल्यू पे दोगे। आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,50,000 से 4 लाख की हो गई है, कम हुआ है ना, तो दोनों में से कौन से अमाउंट पे देंगे हम। देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमेशा जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उस पर डिविडेंड पे करेंगे। बट उन्होंने ना आपको एक डेट मेंशन कर दी थी कि प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम करे हैं एट द एंड। इसका मतलब आपने पूरे साल 5,50,000 रुपए उनके इस्तेमाल करे हैं, तो आप यहां पर 5,50,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे कितना परसेंटेज प्रीफिक्स है, 10%, वही उनका डिविडेंड रेट होता है। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 55,000। ठीक, उसके बाद आगे अगर हम देखें तो इंटरिम डिविडेंड की बात थी, तो इंटरिम डिविडेंड भी हम पे कर देते हैं। अब इंटरिम डिविडेंड उन्होंने इक्विटी शेयर्स पे बोला है। अब इक्विटी शेयर्स के भी आपके पास दो अमाउंट है, 4 लाख और 5,25,000। अब किस पे करें, फिर से कुछ नहीं लिखा होगा तो ओपनिंग बैलेंस पे, यानी कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे। बट आपको फर्स्ट पॉइंट में एक डेट मेंशन है। उन्होंने बोले जो 1,25,000 आया ना, ये अभी आया एंड की डेट पे। शुरुआत से आप 4 लाख इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप 4 लाख पे 15% के हिसाब से 60,000 पे करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार जब मैं पॉइंट्स की तरफ देखूं तो डिबेंचर्स के बारे में भी कुछ बात है। आपके डिबेंचर के आगे भी एक परसेंटेज प्रीफिक्स है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस पे भी। तो आप यहां लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स। इस अमाउंट पे स्टार्टिंग में आपके पास डिबेंचर थे 3 लाख के, अब 4 लाख के हो गए हैं। ये जो 1 लाख के पैसा आया है आपके पास, ये अभी आया है, ये भी 31 मार्च 2023 31 मार्च लिखा है, तो इसका मतलब आपको 3 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 3 लाख का 12% 36,000। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं। हाँ जी, अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाऊं, मैंने फर्स्ट पॉइंट का यूज किया जब मुझे इंटरिम डिविडेंड निकालना था। इंटरिम डिविडेंड सेकंड पॉइंट हमने पे कर दिया है। थर्ड पॉइंट में हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उन्होंने बोला था कि प्रेफरेंस शेयर्स ना आपने रिडीम तो करे 31 मार्च को, लेकिन 5% के प्रीमियम पे। ये जो आपने 1,50,000 पे करे हैं, इसके ऊपर आपने 5% का प्रीमियम भी पे करा है। तो आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। या तो आप यहीं पर प्रीमियम का अमाउंट भी दिखा देते साथ साथ ऐड करके, या कभी जैसे हम भूल जाते हैं, हमने बाद में देखा, तो आप अलग से भी लिखते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1.5 लाख पे 5% आप पे कर रहे हो 7,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या करना है, सब कुछ हम कर चुके हैं। पॉजिटिव अमाउंट का टोटल करें तो 2,25,000 आ रहा है। नेगेटिव का टोटल करते हैं, ये आ गया हमारा 3,08,500। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे, नेट इफेक्ट निकालोगे, ये आता है आपका 83,500 नेगेटिव का। और जब आपका आंसर नेगेटिव आए तो वो आपके आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हम लोग लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो बस ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत सिंपल होती है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा ऑपरेटिंग में ही आप परेशान होते हो। ठीक है, so question number 45 is following is the balance sheet of X Limited as at 31st March 2018। प्रॉपर एक बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट्स है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि तीनों चीजें बनानी है। आप सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ एक बार नजर डाल लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 है दैट रुपीज 1,12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। यानी कि आपने ना कई डिबेंचर्स इशू करे होंगे, तो उन्होंने आपको ये बता दिया कि शुरुआत में 2017 की शुरुआत में आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए थे। ये इन्फॉर्मेशन कब यूज होगी, जब आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा।
Second, during the year, a piece of machinery costing rupees 80,000 on which accumulated depreciation was 40,000 was sold at a gain of 10,000. उन्होंने कहा कि आपने एक अपनी 80,000 की मशीन जो खरीदी थी, जिसपे अब तक आपने 40,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, उसे आपने 10,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग दोनों जगह पर काम आने वाली है, उसको हम तभी देखेंगे। हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करनी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करने के लिए आपको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने पूरा क्वेश्चन देख लिया है, नजर डाल ली एक बार क्वेश्चन की तरफ, कहीं मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं दिखी है, तो मैंने सीधे से इतना लिख दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये हमें कहां से मिलेगा? क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस को। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको हमेशा मिलेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, बट रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर कभी नोट नंबर दे रखा है तो यहां से डायरेक्टली डिफरेंस मत लिखना, ठीक है? अगर ये नोट नंबर नहीं होता तो मैं सीधे आपसे कहती हूँ डिफरेंस लिख दो भाई, 3 लाख था पहले, 6 लाख अब हो गया, 3 लाख का प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमें यहाँ पे नोट नंबर लिखा हुआ है, आप नीचे की तरफ आइए, यहां लिखा है सरप्लस। सरप्लस है आपका पहले 3 लाख का, अब 6 लाख का हो गया है, तो इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट कितना रहा होगा? 3 लाख। समटाइम्स क्या होता है ना, जनरल रिजर्व भी दे रखा होता है नोट्स के अंदर ही, तो इसलिए एक बार देख लेना ही सही रहता है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव बैलेंस मिल गया है, तो इसका मतलब हमारे लिए प्रॉफिट है। उसके बाद याद करो इसमें क्या ऐड करते हैं, पीपी टाइप, जहां पर पहला पी था हमारे लिए प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर मैं ढूंढूं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपको दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स, देखा? अब प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ पर ऐड करते हैं एज पर योर पीपी टाई का पी, जो किस चीज के लिए है? यस, प्रोविजन फॉर टैक्स। को अभी भी एक्रोनिम याद नहीं है, फॉर्मेट नहीं पता है, तो एक बार जाके पहले फॉर्मेट रिवाइज करना है, फिर उसके बाद करना है, ठीक है? तो प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर आपके पास प्रीवियस ईयर है 1,65,000 और करंट ईयर का प्रोविजन है 2 लाख। तो हम यहाँ पे कौन से वाला ऐड करते हैं? हम यहाँ पर ऐड करेंगे करंट ईयर, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो। सेकंड पी था हमारे पास प्रपोज्ड डिविडेंड, है क्या? वो एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चल जाता है, नहीं था, मैंने इसलिए कहा था एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी चाहिए। पीपी टाइप टी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस पे नजर डाल ली थी, कोई जनरल रिजर्व था नहीं। आई, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं था। ई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी नहीं, इसका मतलब यहीं पे कहानी खत्म हो गई है, कोई रिफंड ऑफ टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये आ चुका है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड यहां पर हम पूरा लिख देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है? चलो अब इसके अंदर ऐड करते हैं क्या? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके लिए हमने याद किया है पेड लॉस। पेड लॉस, जहां पर पी का मतलब होता है प्रीमियम पेड। कहीं से कहीं तक मुझे यहाँ पे प्रीमियम नहीं दिखा, हमने क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया था, ठीक है? ए, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन होता है हमेशा इंटेंजिबल एसेट्स का। हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं नोट्स टू अकाउंट्स में 3 लाख से 2 लाख के हो गए हैं, कम हुए ना। अब यहाँ पे लिखेंगे अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितने से? 1 लाख। ये हुआ 1 लाख से। आई, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड का मतलब है, आप देखो आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, क्या उनके ऊपर कोई परसेंटेज मेंशन है? पास 12% डिवेंचर्स हैं, 4 लाख और 5 लाख, आप किस पे दोगे? कुछ नहीं लिखा होगा, डेट से। हाँ मैंने बताया था आपको, अगर डेट मेंशन नहीं है तो हमेशा प्रीवियस ईयर बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस पे। बट उन्होंने कहा यहाँ डेट दी कि आपके पास ये जो 1 लाख के एक्स्ट्रा आए हैं ना, स्टार्टिंग में ले लिया था आपने पैसा, 4 लाख थे आपके पास, 1 लाख के आपने और ले लिए, 5 लाख रुपए इस्तेमाल किया आपने पूरे साल, तो पूरे 5 लाख का 12% आप इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहां आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर, 5 लाख का 12%। उसके बाद डी, डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन तो आपको क्वेश्चन में 5th नोट्स टू अकाउंट्स में अगर आप देखें तो सेपरेटली दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहां से रिलेटेड भी एक बात समझो, जब भी कभी आपको इस तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा हो, अगर कोई तीसरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिफरेंस लिख देना। जैसे कि 1 लाख से 2 लाख है ना, तो इसका मतलब 1 लाख का डेप्रिसिएशन रहा होगा, बट क्योंकि हमारे पास एक तीसरी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन ज्यादा का होगा, कुछ और होगी कहानी। तो देखो जरा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है, जिसका बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास 2 लाख। उन्होंने हमें एक बात बताई कि जिस मशीन को आपने बेचा है उसके ऊपर अब तक का डेप्रिसिएशन 40,000 है। ये बात मुझे कहां से पता चली? एडिशनल इंफॉर्मेशन का सेकंड पॉइंट ये बात कहता है कि अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40,000। और देखो, जब भी आप डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो जो मशीन आपके पास नहीं है ना, जो एसेट आपके पास नहीं है, आप उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं रख सकते। और ये वो गुल्लक है जिसमें आपने डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रखा है, तो आपको यहाँ से हटाना है सबसे पहले वो। तो आप यहाँ पे पहले उस डेप्रिसिएशन को हटाओगे, टू मशीनरी लिख के, कितने का है? वो 40,000 का है। अब आप देखो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, और इधर का सिर्फ 1 लाख दिख रहा है। इसका मतलब आपने इस साल 1,40,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। ये है करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ऐसे निकालना होता है अगर कभी भी अकाउंट दे रखा है तो। समझ आई ये बात? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेची हुई मशीन का डेप्रिसिएशन दे रखा होगा वो आप यहाँ लिखोगे, क्योंकि आपको वो हटाना है। हटाने के लिए डेबिट साइड ही लिखोगे, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यही डेप्रिसिएशन आपने यहाँ लिखना है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। कितना आया था? 140, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन सेल, हमने सेल की तो है बट हमें लॉस नहीं हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है, तो वो तो यहाँ नहीं आएगा। ये 3 लाख आ चुका है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो साथ साथ लेस करते हुए चलते हैं। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जिसके लिए हमने याद किया है ड्रिप। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल। क्या आपको DRI कहीं दिखा? पी तो मुझे दिखा है, लेकिन हमने एक मशीन बेची, गेन पे बेची है, तो गेन इज प्रॉफिट ना। कितने का गेन पे बेचा है आपने उसको? 10,000 के। तो आप यहां लिख दीजिए गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने का था? 10,000। एक ही चीज है इसलिए मैंने डायरेक्टली बाहर लिख दी है। तो ये 8 लाख में से 10,000 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 7,90,000। अब सबसे पहली चीज आपको यहां पे मिली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, भाई फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए आपको, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें आप ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। उसके बाद आप लेस करते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। चलो सबसे पहले करंट एसेट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट पढ़ाया है तो मैंने आपको ये एंड में लिखवाया है, तो ये यहां नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो 1,30,000 से 2,60,000 की हो गई है। 1,30,000 से बढ़ गई, इंक्रीज इन करंट एसेट हुआ, तो आप उसे लिखेंगे यहां इन्वेंट्रीज कितने से बढ़ गई है? तो 1,30,000 की बढ़ गई। चलो जी, फिर उसके बाद दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी यहां नहीं आएगा। अब आ जाइए करंट लायबिलिटी पे। आपके पास 2 ही करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यहां नहीं आती हैं, वो फाइनेंसिंग में आती हैं, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन पर टैक्स है, उसका ट्रीटमेंट ही अलग है। तो यहां पर हमारे पास और कुछ भी नहीं है। 1,30,000 आप यहां से माइनस करिए, 660, ये आया आपका 6,60,000। इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम
ऑपरेशंस, ठीक है। फिर यहीं से होता है अगर आपके पास टैक्स है तो टैक्स पेड। अब आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर दो चीजें थी, ठीक, कौन कौन सी? हमने करंट ईयर का प्रोविजन यहाँ पे ऐड कर लिया ऑलरेडी। जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है आपका कितने का? 1,65,000, 1,65,000 ही आपको यहाँ पे लेस करना होता है। चलिए बताइए जरा क्या आंसर आया। तो आपका आंसर आया है, आपका आंसर आया 4,95,000, और क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है तो हम क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी कंप्लीट, समझो 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अब जब स्टार्ट करेंगे आप, तो आपका फोकस होना चाहिए करंट एसेट्स पे नहीं, किस पे? नॉन करंट एसेट्स, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये इंटेंजिबल एसेट्स भी हो, एक बार उसको भी हमें कंसिडर करना होता है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर हमारे पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको बहुत सारी चीजें बताती है। तो क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारे पास, लेकिन नोट्स दे रखे, नोट नंबर है उसके लिए भी। तो नीचे डिटेल में देखते हैं। हमारे पास मशीन 20 लाख से 26 लाख की होती हुई दिख रही है कि 2017 में 20 लाख की थी, अब 26 लाख की हो गई है। इसका मतलब 6 लाख से बढ़ गई है। बट आप एक चीज देखो, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने एक चीज बोली, बट आपको उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये भी तो बताया कि आपने एक मशीन को बेचा भी है। तो आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि 6 लाख की मशीन आपने खरीदी है? आपको यहां भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपको अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। स्टार्टिंग में आपके पास 20 लाख की मशीन थी, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 26 लाख, ठीक। साल में उन्होंने बोला कि एक पीस ऑफ मशीन जिसकी कॉस्टिंग 80,000 है उसे आपने बेच दिया। कॉस्टिंग ही तो थी 80,000 की, बेचा कितने का हमें क्या पता। तो उसके लिए जरा मैं छोटी सी कैलकुलेशन पहले आपको यहां पे बता रही हूँ। 80,000 की कॉस्टिंग थी, मतलब खरीदा हमने उसको 80,000। वो कहते हैं अब तक आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया 40,000। तो भाई आज की डेट में तो वो 40,000 की है। वो कहते हैं आपने उसको 10,000 के गेन पे बेच दिया। अब गेन तो इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा ना, तो आपने 10,000 के गेन पे बेचा, तो इसका मतलब आप उसे कितने पे बेच पाए हो? 50,000 पे। तो ये गेन और ये सेल वैल्यू दोनों आप यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से 50,000। जो अब तक का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन था वो 40,000, और इसको बेचने पे जो आपको प्रॉफिट हुआ वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 10,000 वो लिखा आपने। अब बताइए कितने की मशीन आपने खरीदी होगी? इधर का टोटल कितना आ रहा है? 26 लाख प्लस 90,000। 26 लाख 90,000, 26 लाख 90,000 में से हमें माइनस करना है 20 लाख 10,000। तो 6,80,000 की बेसिकली आपने मशीन खरीदी है, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे, पहले सेल लिख देते हैं। सेल ऑफ मशीनरी कितने की थी वो? 50,000। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी वो आपने कितने की खरीदी है? 6,80,000, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का काम। इंटेंजिबल एसेट्स भी है आपके पास, बट वो गुडविल थी, राइट ऑफ कर दी एक बार, दोबारा नहीं आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूं तो 2 लाख से 3 लाख की हो गई है। इसका मतलब 1 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की है। तो आप यहां लिखोगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ठीक है। बस, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 7,80,000 आपका नेगेटिव हो गया। 7,30,000 नेगेटिव बैलेंस आया है, तो आप इसे लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो हमने देख ली। अब जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे काम करोगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आपको क्या देखना है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये 4 चीजें देखनी है, और इंफॉर्मेशन एडिशनल जो होती है वो तो हम देखते ही हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल की तरफ अगर मैं चलूं तो 17 लाख से 19 लाख की कैपिटल हो गई है। 2 लाख से आपकी कैपिटल बढ़ गई है, तो उसे आप क्या लिखेंगे? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस,
ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास इसके अंदर, कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं था, बेसिकली उसी के लिए देखते हैं हम ज्यादातर इसे। अब मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज की तरफ अगर जाऊं जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, आपके पास 4 लाख से 5 लाख की हो रही है। अब इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, पहली बात तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपको ये दिख रहा है कि आपके डिवेंचर्स 4 लाख से 5 लाख हो चुके हैं, तो इशू हो रहे हैं ना आपके डिवेंचर्स, पैसा आ रहा है आपके पास, तो इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स, ये तो लिख दिया हमने। बट एट द सेम टाइम आपको याद है हमने ऑपरेटिंग में एक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वही जो आपने ऐड किया है उसे यहाँ पे आके लेस कर दो, क्योंकि वो यहाँ का आउटफ्लो है इसलिए हमने उसको वहां पर ऐड किया। तो इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स, 5 लाख का 12%, ठीक है, वो था हमारे पास 60,000, तो उसे हम एज एन आउटफ्लो यहाँ पे शो करेंगे। चलिए हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी देख ली है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगर मैं देखूं तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,75,000 से 1,70,000, 5,000 से ये भी कम हो गया, इसका मतलब हो सकता है आपने पेमेंट कर दी हो, तो आप इसे लिख देंगे डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने से 5,000 से, ठीक है। उसके बाद क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई डिविडेंड वगैरह ऐसा कुछ था, डिविडेंड पेड वगैरह कुछ नहीं था ना, दैट मीन्स आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी अपनी कंप्लीट कर ली है। तो ये आ गया आपका 3 लाख का इनफ्लो और यस 65,000 का आपका आउटफ्लो है, तो 2,35,000 पॉजिटिव आया, which means it is net cash flow from financing activities। देखो आपके पास ये जो 2 एक्टिविटीज है इसे बनाना कितना आसान है, मेन काम आपने किसमें किया है, ऑपरेटिंग में, बस लास्ट अब आपको एक काम और करना है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीनों एक्टिविटीज को बनाने के बाद आपको नेट इफेक्ट निकालना होता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीमेंट हुआ या वो कम हो गए, जिसके लिए आपको करना होता है A प्लस बी प्लस सी। अभी A प्लस बी प्लस सी क्या है, आपने A बनाई थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उससे आपका आंसर आया था, क्या आंसर आया था 4,95,000। उसके बाद आपने B बनाई थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिससे आपका नेगेटिव बैलेंस आया था 7,30,000, और सी थी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिससे आपका पॉजिटिव बैलेंस आया था 2,35,000। हमें क्या करना है इसको सॉल्व, तो इन दोनों को प्लस अगर हम करें तो इसका नेट इफेक्ट नील आ रहा है, नील मतलब 7,30,000 का ही इनफ्लो है, 7,30,000 का ही आउटफ्लो है, तो यहां पर आप डैश डाल सकते हैं या नील भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे नील लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहां पर तो मैंने इंक्रीज लिख के छोड़ दिया है। अब इसमें आप ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहां से मिलेगा आपको, हमने करंट एसेट्स छोड़ दिए थे याद है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 1,70,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दे रखा है 40,000, तो उन दोनों को प्लस करना है अपने यहाँ, 1,70,000 प्लस 40, ये आ गया 2,10,000, तो इसका मतलब आपका आंसर 2,10,000 है। लेकिन ये आपको एक बार टैली करना है अपने क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, अगर ये सेम आ गया इसका मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। कैसे टैली करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है क्लोजिंग की, और आप 1,40,000, और आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 70, ये भी तो 2,10,000 आ रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट किया काम, तो यहां से आपका आंसर टैली। तो इस तरीके से कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना होता है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर पूरा कैश फ्लो बनाने के लिए भी आ सकता है। So question number 52. Following is the summarized balance sheet of Philips India Limited as at 31st March 2023. आपको 2 years के आपके पास बैलेंसेस है, नोट्स टू अकाउंट्स भी आपके पास। देखो पूरा क्वेश्चन ऐसे पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं होता, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेनी चाहिए पहले, ताकि हमें याद रहे कि हमें क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹25,500। उन्होंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट बेची है, थी 24,000 की, 25,500 पे बेच दी, तो सीधी सी बात आपको पता चल गई है
कि यहाँ पर 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट काम आने वाला है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि उन्होंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स खुद दे रखा है 27,000। During the year, a part of the fixed assets costing rupees 30,000 were sold for 36,000. The profit were included in the statement of profit and loss. एक और इंफॉर्मेशन कि 30,000 का एसेट 36,000 में बेच रहे हो, अगेन 6,000 का गेन मिला आपको। इंटरिम डिविडेंड दे रखा है 1,20,000 का, ठीक है। तो यहां पर हमें पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और पहला स्टेप क्या होता है? वर्किंग नोट। और उस वर्किंग नोट में हमारा मोटिव होता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बट क्वेश्चन हमने रीड किया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमें दिखी नहीं, तो हम नहीं लिखते उसको। तो यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर बनाने के रास्ते में हमारे पास एक एक्रोनिम है, पीपीटाई। पीपीटाई, जहां पर पहला पी होता है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा प्रपोज डिविडेंड, टी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आई इंटरिम डिविडेंड, और ई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि क्या क्या चीजें गिवन थी। दो चीजें तो मुझे यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही दिख गई थी। सबसे पहला पी प्रोविजन फॉर टैक्स, आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 27,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड पी था प्रपोज डिविडेंड। देखो क्वेश्चन में ना इंटरिम डिविडेंड गिवन है, तो एक बार चेक कर लो कि कहीं क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो नहीं है। नहीं है, इसका मतलब देखो प्रपोज डिविडेंड नहीं है। ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि देखो इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे होता है, ये हमने पढ़ा है। अगर इक्विटी वालों को पैसा दोगे तो प्रेफरेंस वालों को देना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, हमें देना है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो प्रपोज डिविडेंड नहीं है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के लिए चेक करो कि क्या जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में। अब जनरल रिजर्व के लिए कहां से देखना होता है? देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट दे रखा है, आप नोट्स टू अकाउंट्स पे आओ, आपको दो चीजें दे रखी हैं। एक तो जनरल रिजर्व ही है, 9 लाख से 9,30,000 का हो गया, तो 30,000 से आपने ट्रांसफर किया, तो यहां आप लिखोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितने का? 30,000, ठीक है। उसके बाद एक चीज और दे रखी है ना नीचे, सरप्लस। पता है इसका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया अब तक। भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो लिखा ही नहीं है, तो अब लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 1,68,000 से 2,04,000 का आपका प्रॉफिट हो गया है, इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ है? 36,000 का आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पीपीटीआई के लिए आपको क्वेश्चन में नीचे क्लियरली गिवन है 1,20,000 का इंटरिम डिविडेंड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस नहीं है, इनकम भी नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स भी नहीं है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा निकल चुका है, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताइए कितना आएगा? 2,13,000 का आपको प्रॉफिट मिल चुका है। क्लियरली यहां लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यहां पूरा लिखेंगे अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है भाई। आगे हम क्या ऐड करते हैं फिर? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो ब्रैकेट में कई बार एक्रोनिम लिखती हूँ आपके याद करने के लिए लिखता हूँ, आपको पेपर में नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पेड लॉस, पेड लॉस के अंदर जो पी है वो है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कहीं पर भी प्रीमियम नहीं दिखा मुझे क्वेश्चन के अंदर, कोई राइट ऑफ हुआ हो। ए है हमारे पास अमोर्टाइजेशन, अगर क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन देखना है। कोई इंटेंजिबल एसेट है आपके पास क्वेश्चन में, देखो एक बार। अमोर्टाइजेशन नहीं है। आई इंटरेस्ट, देखो कहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कोई परसेंटेज वगैरह तो नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% मॉर्गेज लोन लिखा है, जो कि 2022 में तो था ही नहीं, और 2023 में 8,10,000 का आ गया है। अब बात आती है कि कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। उन्होंने नीचे कोई डेट भी मेंशन नहीं करी है। तो देखो मैंने आपको ये बोला था कि डेट मेंशन ना की हो तो आपको प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे देना है। अब यहाँ तो प्रीवियस ईयर में लोन था ही नहीं, तो हम अपना खर्चा नहीं दिखाने वाले हैं। हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने जो ये लोन है वो हमने एट द एंड ऑफ द ईयर लिया होगा।
ये हमारी assumption है जिसको हम लिख कर आएंगे, that we have assumed that the 10% mortgage loan is taken at the end of the current year. ठीक है, ये हम लिख कर आएंगे, तो इंटरेस्ट भी हमारे पास नहीं है. डी फॉर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हो सकता है कैसे, क्योंकि नीचे ना कहीं सेल वेल हुई है, अच्छा, तो हो सकता है डेप्रिसिएशन कहीं से निकल जाए. तो चलिए डेप्रिसिएशन के लिए हम अकाउंट बना लेते हैं. टू बैलेंस बीडी. बताइए कितने के एसेट्स आपके पास स्टार्टिंग में थे? 12 लाख के फिक्स एसेट्स स्टार्टिंग में थे और एट द एंड ऑफ द ईयर होते होते आपके पास वो 9,60,000 के हो गए. उन्होंने बोला ड्यूरिंग द ईयर आपके पास फिक्स एसेट था 30,000 का, जिसे आपने 36,000 का बेच दिया. तो 6,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो सबसे पहले तो आप उसकी प्रॉफिट की वैल्यू लिखोगे. टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखते हैं, मैं यहां पर से भी यही लिख रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस 6,000. उसके बाद आपने जितने का उसे बेचा बाय बैंक अकाउंट, कितने का बेचा? 36,000. अब देखो आपका इधर का टोटल आ रहा है 12,06,000. इधर का टोटल है 12,06,000 और इधर का टोटल आपको दिख रहा है ना कि कम आ रहा है. अब यहां अगर डिफरेंस आता है तो भाई या तो वो सेल होगी या वो डेप्रिसिएशन होगा. क्रेडिट साइड का मतलब होता है एसेट का कम होना. अब एसेट के कम होने के दो ही कारण है, या तो बेच दिया होगा या डेप्रिशिएट कर दिया होगा. बेचने का उन्होंने इन्फॉर्मेशन खुद दे दिया था, इसका मतलब इसके अलावा तो कोई और सेल नहीं हुई है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो क्या रहा होगा? डेप्रिसिएशन. ये कुछ एक दो पॉइंट्स है जिनके लिए ये क्वेश्चन में करा रही हूं, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं देखी है. 2,10,000 से आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है, और यही डिफरेंस अगर इधर आता तो हम टू बैंक अकाउंट लिखते, परचेज ऑफ एसेट. क्लियर? चलो अब यहां से हमें डेप्रिसिएशन मिल चुका है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट जिसकी आपने कैलकुलेशन करी है वर्किंग नोट नंबर नहीं 1 में, तो ये किया ना, ये हमारा 2 है, वर्किंग नोट नंबर 2 में. तो डेप्रिसिएशन के अलावा लॉस हमें हुआ नहीं है, 2 सेल दे रखी थी, दोनों में ही प्रॉफिट था, तो लॉस भी नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली मैं इसको यही लिख देती हूं 2,10,000. तो फिलहाल 4,23,000 का प्रॉफिट है हमारे पास. अब इसमें लेस क्या करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हमने ड्रिप से याद किया हुआ है. डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल. तो DRI कहीं नहीं था क्वेश्चन में. कैसे पता चलता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है, या अगर इन्वेस्टमेंट के आगे कोई परसेंटेज हो तो. है क्या? कोई नहीं है. प्रॉफिट ऑन सेल जरूर है, 2 जगह है. एक है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ये था कितना भाई? 25,500 में बेचा आपने एक इन्वेस्टमेंट जो कि 24,000 की थी, तो यहां पर 1500 का आपका प्रॉफिट हुआ था. उसके अलावा यहां पर आपने 36,000 का एक 30,000 का एक एसेट 36,000 में बेच दिया था, तो यहां पर भी आपको 6,000 का प्रॉफिट हुआ. टोटल 7,500. ये निकल कर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट क्या करेंगे? ऐड. इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस क्या करते हैं आप? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स. चलो सबसे पहले करंट एसेट्स की तरफ चलते हैं. करंट एसेट्स करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, लिखते हो क्या यहां पर? नहीं लिखते. करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिखते. इन्वेंट्रीज है 7,20,000 से 6,30,000 की हो गई है. इन्वेंट्रीज आपकी ऐड हो जाएंगी 90,000 से. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल्स अगर मैं देखूं तो यहां पर 6,30,000 से 13,65,000 के हो गए हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 7,35,000. ठीक, 7,35,000 आ गया. उसके बाद अगर मैं करंट लाइबिलिटी की तरफ जाऊं तो ट्रेड पेबल्स 5,04,000 से 4,02,000 कम हो रही है, ये तो 1,02,000 से कम हो रही है. फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स है. भाई प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी और नीचे भी इंफॉर्मेशन थी.
अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। चलो फिलहाल यहीं पर देखते हैं, हमारी करंट लायबिलिटी इतनी ही थी, तो 90,000 प्लस करना है, 8,37,000 हमें माइनस करना है, तो ये नेगेटिव आ गया हमारा। 3,31,500 ये नेगेटिव आ चुका है। इसे हम लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब लास्ट स्टेप हमारा बिल्कुल लेस टैक्स पेड। अब यहां पर बात आती है कि प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो मैं यहां पर प्रीवियस ईयर का लिख के हमारा काम खत्म हो जाता, बट क्योंकि उन्होंने खुद हमें बताया कि टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना था प्रोविजन, तो हमें यहां पर एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। चलो जी, क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं। बताइए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस कितने कितने हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 2,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 30,000। उन्होंने खुद हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया 27,000 का, ठीक है, तो कितना आएगा, का टोटल आया था 2,52,000, उसमें से हमने 30,000 माइनस किया, हमें पता चल गया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। देखो जो इधर आपका बैलेंस होता है वो क्या होता है, टैक्स पेड होता है, तो कितना है वो 2,22,000, तो वो आप यहां लिख दोगे अब 2,22,000, तो आपका नेगेटिव आंसर आएगा, वो हमें दिख ही रहा है, और उसे ही आप क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 5,53,500 का हमारा नेट कैश यूज्ड इन आ गया, ठीक है। अब हमारी दो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज कौन सी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर अब हमें क्या देखना है कि आपने कितने एसेट्स परचेज किए या सेल किए, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी या सेल करी, ठीक है। ऑलरेडी हम काफी हद तक काम कर चुके हैं इन्वेस्टिंग का। देखो जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे होते हो तो नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो सिर्फ। अगर मैं नॉन करंट एसेट्स में देखूं तो दो ही चीजें हमारे पास, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसका आप अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हो, ठीक है, तो सीधे सीधे यहां पर आप लिखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितने के बेचे हैं आपने, वो देखो 36,000 के, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज जो है आपके पास वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले 1,50,000 की थी, अब 1,80,000 की हो गई है। तुम लोग बुक में देख ही नहीं रहे हो, बुक में देखोगे तभी तो पता चलेगी कौन सी चीज कहां से देखनी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 1,50,000 की थी, अब 1,80,000 की होगी, बट आप नीचे देखो एक तीसरी इंफॉर्मेशन भी है। फिर से वही बात कि तीसरी इंफॉर्मेशन है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं फोर्थ अकाउंट बना रही हूं, फोर्थ वर्किंग नोट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से। बताओ भाई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस था 1.5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस था 1,80,000। उसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट बेची थी वो थी 25,500 की, 1,500 के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो प्रॉफिट इधर लिखा, अगर लॉस होता तो हम क्रेडिट साइड में लिखते। डिफरेंस निकाला, आपको पता चला कि एक्चुअल में आपने इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज करी है, 54,000 की, तो सेल भी मिल चुकी है आपको और परचेज भी। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से आपके पास 25,500, और परचेज क्या आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं, कहीं भी आपने यहां पर टू बैंक अकाउंट लिखा है क्या, अगर यहां नहीं लिखा है इसका मतलब परचेज नहीं है। और लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने जरूर परचेज करी है, जो हमने अकाउंट बना के निकाला है, विच इज 54,000। आपका पॉजिटिव 7,500, इसे आप लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग कंप्लीट, नेक्स्ट कौन सी होती है, फाइनेंसिंग। नेक्स्ट, अब फाइनेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंसिंग में आपको देखना है शेयर कैपिटल, एक बार रिजर्व्स एंड सरप्लस पर भी नजर डालनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन तो हम देखते ही हैं। तो शेयर कैपिटल अगर मैं देखूं तो 13,50,000 से 13,50,000 ही है, कुछ भी नहीं हुआ है, चलो ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलरेडी हम देख चुके थे, जनरल रिजर्व और सरप्लस ऑलरेडी ले चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले कुछ भी नहीं थी, अब 8,10,000 की है, तो इसे आप लिखोगे इशू ऑफ 10% मॉर्टगेज लोन, पॉजिटिव बैलेंस है 8,10,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ है नहीं। हाँ, अब मैं अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाऊं तो डिविडेंड पेड था,
डिविडेंड पेड आपके लिए आउटफ्लो होता है। अच्छा, इस लोन के ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो वो भी नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट पे किया होता ना वो ऑपरेटिंग में तो यहां भी दिखाना पड़ता। कितने का डिविडेंड पे किया था आपने? 1,20,000 का। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा फाइनेंसिंग के लिए। 6,90,000 पॉजिटिव बैलेंस आ चुका है आपका। इसे आप लिखेंगे नेट कैश, क्योंकि पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मेन काम आपने कर लिया। अब क्या करते हैं, तीनों की तीनों एक्टिविटीज का एक नेट इफेक्ट निकलता है जहां पर A प्लस B प्लस C किया जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहीं पे कर देती हूँ आपके लिए फिलहाल। पहले ऑपरेटिंग का आंसर हमारा आया था, नेगेटिव बैलेंस था 5,53,500। फिर इन्वेस्टिंग का बैलेंस आया है हमारे पास पॉजिटिव 7,500 और फाइनेंसिंग का आया है हमारे पास पॉजिटिव 6,90,000। तो बताइए कितना पॉजिटिव बैलेंस है? दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा। 1,44,000 का पॉजिटिव बैलेंस आया है। इसे लिखेंगे आप नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपने कैसे निकाला है? A प्लस B प्लस C। कितना आया ये आपके पास? 1,44,000। अब आप इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आपके पास? देखो, करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 17,000 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस है 4,30,000। तो 17,000 प्लस 4,30,000 है 4,47,000। बस हमारा आंसर आ चुका है 5,91,000। और इसे हम क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप इसको भी टैली करोगे, लेकिन एक बार लास्ट में कैसे? आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर मतलब करंट ईयर में कितना है? 21,000 और आपके पास बैंक बैलेंस है 5,70,000। तो इसका टोटल यही आना चाहिए जो हमारा आंसर है। आ रहा है क्या? 5,70,000 प्लस कितना है? हाँ आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर टैली कर रहा है। दैट मीन्स हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट और हमारा अकाउंटेंसी का कोर्स भी कंप्लीट।